Hello students, today's topic is coordination compounds. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि डबल सॉल्ट्स एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है। डबल सॉल्ट्स को या द्विक लवण को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल KCl MgCl2 6H2O। कार्नेलाइट को हम जब वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये अपने आयंस में K+Cl- Mg+2 आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा। और अगर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स सॉल्यूशन फेज में भी अपनी आइडेंटिटी रिटेन रखता है। फॉर एग्जांपल K4FeCN6 ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। जब हम इसे वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये कम्प्लीटली अपने आयंस में डिसोशिएट नहीं होगा, बल्कि ये K+ और FeCN6 -4 दो आयन में विभक्त होगा। Fe+3 या Cn- आयंस में डिसोशिएट नहीं होगा। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हमारा मतलब है कि एक सेंट्रल मेटल एटम है, उससे डायरेक्टली कुछ एटम्स, एनायंस या ग्रुप्स जब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स के द्वारा अटैच रहते हैं तो यह पूरी एंटाइटी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम देख रहे हैं CONH3 का होल 6+3, इसमें कोबाल्ट मेटल आयन है और इससे 6 अमोनिया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें NH3 अमोनिया एज ए लिगेंड, जबकि CO+3 सेंट्रल एटम है, और नॉर्मली लिगेंड्स एज ए डोनर, जबकि सेंट्रल मेटल एटम एज ए एक्सेप्टर एक्ट करते हैं। टर्म्स एंड डेफिनेशन। सेंट्रल एटम एंड सेंट्रल आयन। सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयन क्या होते हैं कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में कि सेंटर एटम से कुछ आयंस या मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं और क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। सेम लिगेंड्स, सेंट्रल एटम से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जो ग्रुप्स, एटम्स या आयंस जुड़े हुए होते हैं उन्हें लिगेंड्स कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम और लिगेंड्स मिलकर एक ज्योमेट्रिक शेप बना लेते हैं जिसे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में दो पार्ट होते हैं, आयोनाइजेबल और नॉन आयोनाइजेबल। इसमें जो नॉन आयोनाइजेबल पार्ट होता है किसी कॉम्प्लेक्स का वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है, मतलब वह आयनित नहीं होता, अनायनित भाग होता है, और इसे हम बड़े ब्रैकेट के द्वारा या स्क्वायर ब्रैकेट के द्वारा शो करते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड्स तथा उससे अटैच सेंट्रल एटम को रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल CONH3 का होल 6+3 ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है जिसमें कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है और इससे 6 अमोनिया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा अटैच्ड है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जितने भी एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं वह उसका मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। फॉर एग्जांपल इसमें हम देख रहे हैं निकेल से 4 अमोनिया कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है जिसमें निकेल से 4 अमोनिया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा अटैच्ड है, तो इसमें निकेल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर। किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में अगर हमें किसी मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, उस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जितने भी लिगेंड्स हैं उसने जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए हैं उन्हें हम हटा देंगे, रिमूव करेंगे। उसके बाद उस स्फीयर पे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जितना भी चार्ज बचेगा वह उसका क्या कहलाएगा, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर एग्जांपल हम इस कॉम्प्लेक्स में देखते हैं PtCl6-2 में कि इसमें 6 क्लोराइड जुड़े हुए हैं, तो 6 अगर क्लोराइड से हमें -6 चार्ज मिल रहा है, अगर -6 अगर ये हटा दें तो टोटल उस पर कितना चार्ज हो जाएगा, +4। तो टोटल इसका मतलब है यहाँ पे प्लेटिनम एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +4 होगा।
नेक्स्ट है वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। अल्फ्रेड वर्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए वर्नर्स की कोऑर्डिनेशन थ्योरी दी थी। वर्नर उनके अकॉर्डिंग कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है उसमें मेटल दो प्रकार की वैलेंसी रखता है, एक तो प्राइमरी या प्रिंसिपल वैलेंसी और सेकंड है सेकेंडरी या ऑक्सिलरी या रेजिडुअल वैलेंसी। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है। तो प्राइमरी किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में प्राइमरी वैलेंसी किसी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है और यह आयोनाइजेबल होती है। यह प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती है, मतलब आयनन योग्य होती है, आयनित होती है। इसका मतलब कि अगर हम प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए कोई एनायन या किसी मॉलिक्यूल को अगर हम आयोनाइजेबल वैलेंसी से हमारा मतलब है कि अगर इससे जुड़े हुए एनायंस हैं तो ये अगर हम कॉम्प्लेक्स को डिजोल्व करते हैं तो वो एनायंस आयनित हो जाएंगे, मतलब डिसोशिएट हो जाएंगे। और इसके अलावा कि प्राइमरी वैलेंसी होती है, इससे जुड़े हुए जो एनायंस होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर रखा जाता है, मतलब जो हमें स्क्वायर ब्रैकेट होता है उससे बाहर रखा जाता है। प्राइमरी वैलेंसी कैन बी वेरिएबल। किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में किसी मेटल की प्राइमरी वैलेंसी होती है वो वेरिएबल होती है, चेंज हो सकती है। नेक्स्ट है सेकेंडरी वैलेंसी, ऑक्सिलरी वैलेंसी या रेजिडुअल वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में किसी मेटल आयन के कोऑर्डिनेशन नंबर को दर्शाती है। सेकेंडरी वैलेंसी किसी भी मेटल के लिए किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में किसी मेटल के लिए सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है। इसके अलावा सेकेंडरी वैलेंसी को कोई एनायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल या कोई उदासीन अणु या फिर कोई ऋणायन सेटिस्फाई कर सकता है। सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होती है, मतलब अनआयनित होती है। मतलब सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हुए कोई आयन है, कोई ग्रुप है या कोई मॉलिक्यूल है, वह आयनित नहीं होता है। अगर कॉम्प्लेक्स को डिजोल्व किया जाए तो सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हुए आयन्स या ग्रुप्स डिसोशिएट नहीं होंगे। The metal atom and ligand linked by secondary valencies constitute the coordination or inner sphere of the coordination compound and is placed in a square bracket। मतलब इस वैलेंसी को जो भी एनायन या ग्रुप सेटिस्फाई करते हैं उन्हें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रखा जाता है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। जबकि प्राइमरी वैलेंसीज को जो भी ग्रुप्स या आयंस सेटिस्फाई कर रहे थे उन्हें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के या स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रखा जा रहा था। नेक्स्ट सेकेंडरी वैलेंसीज फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स देन प्राइमरी वैलेंसीज। सेकेंडरी वैलेंसी से कोई भी बॉन्ड बनता है वह प्राइमरी वैलेंसी के कंपैरिजन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, स्ट्रॉन्गर होता है। सेकेंडरी वैलेंसीज आर डायरेक्टेड इन डेफिनेट डायरेक्शंस इन स्पेस। इस सेकेंडरी वैलेंसीज के द्वारा अगर कोई एनायन या कोई ग्रुप जुड़ता है, बॉन्ड बनाता है, तो वह स्पेस में एक स्पेसिफिक या डेफिनेट डायरेक्शन ऑक्यूपाई करता है और जिससे किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री डिसाइड होती है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वर्नर्स थ्योरी। वर्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी दी थी, तो उसके लिए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की ये थ्योरी सही है या नहीं है। तो फर्स्ट है हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन। हमारे पास तीन कंपाउंड है, तीन कॉम्प्लेक्स हैं, CONH3 का होल 6 Cl3, CONH3 का होल 5 ClCl2, CONH3 का होल 4 Cl2Cl। हम देख रहे हैं इन तीनों कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट जो A कॉम्प्लेक्स है उसमें 3 क्लोरीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हैं। इसका मतलब क्या है, 3 क्लोरीन आयोनाइजेबल हैं। सेकंड B कॉम्प्लेक्स में हम देख रहे हैं सिर्फ 2 क्लोरीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हैं तो टोटल 3 क्लोरीन, पर 1 क्लोरीन अंदर है और 2 क्लोरीन बाहर है। इसका मतलब सिर्फ 2 ही क्लोरीन आयोनाइजेबल हैं और जो अंदर वाला क्लोरीन है वो सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, नॉन आयोनाइजेबल होती है। तो इसका मतलब बी में सिर्फ हमारे पास कितने क्लोरीन आयोनाइजेबल हैं, सिर्फ 2 क्लोरीन आयोनाइजेबल हैं। थर्ड में हम देखेंगे
कि सी में सिर्फ एक क्लोरीन आयोनाइजेबल है, जबकि 2 क्लोरीन क्या है, नॉन आयोनाइजेबल। क्यों? क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, इसका मतलब सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, नॉन आयोनाइजेबल होती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर इन तीनों कंपाउंड्स को या इन तीनों कॉम्प्लेक्स को जब हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो पहले वाले जो ए कॉम्प्लेक्स है उसमें 3 क्लोराइड आयन मिलेंगे, दूसरे वाले में 2 क्लोराइड आयन मिलेंगे, और सी में हमें सिर्फ 1 क्लोराइड आयन मिलेगा। तो अगर हम इसकी रिएक्शन AgNO3 के एक्सेस से करवाते हैं तो हमें क्या होता है, AgNO3 को अगर फ्री क्लोराइड आयन मिल जाए तो क्या बनाएगा, AgCl का वाइट PPT। तो अगर एक ही रिएक्शन करवाते हैं GNO3 से तो हमें 3 मोल AgCl के मिलेंगे, बी की रिएक्शन करवाएंगे तो 2 मोल AgCl के मिलेंगे, और अगर सी की रिएक्शन करवाएंगे तो सिर्फ 1 मोल ही AgCl का मिलेगा। तो इस प्रकार ये एक्सपेरिमेंट वर्नर्स थ्योरी को क्या करता है, प्रूव करता है। नेक्स्ट है रिएक्शंस विद HCl। HCl अमोनिया के साथ रिएक्शन करके बनाता है अमोनियम क्लोराइड, और इसके हमें क्या मिलते हैं, वाइट फ्यूम्स मिलते हैं। तो अगर फ्री क्लोरीन है या फिर आयोनाइजेबल अगर फ्री अमोनिया है तो अगर अमोनिया के साथ HCl रिएक्शन करेगा और अमोनियम क्लोराइड में बना लेगा, लेकिन अमोनिया क्या होना चाहिए, उसके लिए फ्री होना चाहिए, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है तो वो आयोनाइजेबल है ही नहीं, और आयोनाइजेबल नहीं है मतलब बाहर, तो ये फ्री नहीं है, तो ये HCl से रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो जब इन तीनों कंपाउंड्स को हम देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि तीनों कंपाउंड्स में अमोनिया सेकेंडरी वैलेंसी को फुलफ़िल कर रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब नॉन आयोनाइजेबल है। इसका मतलब अमोनिया इस टाइम HCl से रिएक्शन नहीं करेगा और हमें कोई अमोनियम क्लोराइड के वाइट फ्यूम्स नहीं मिलेंगे। तो यह रिएक्शन भी वर्नर्स थ्योरी को प्रूव करती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता के मापन के द्वारा भी वर्नर्स थ्योरी को प्रूव किया जा सकता है। कि कैसे प्रूव किया जा सकता है, कि अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के मेजरमेंट के द्वारा नंबर ऑफ आयंस ज्ञात किए जा सकते हैं। तो हमारे पास 5 कॉम्प्लेक्स हैं। पहले कॉम्प्लेक्स में हम देख रहे हैं कि अगर इसको डिजोल्व किया जाए तो हमारे पास कितने आयंस मिलेंगे। देखो बाहर 4 क्लोरीन है, मतलब 4 आयोनाइजेबल क्लोरीन है। 4 आयोनाइजेबल क्लोरीन का मतलब है 4 क्लोराइड, तो ये आयन मिल गए। और जब ये अलग होंगे तो हमारे पास एक बनेगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर का आयन, क्या, PTNS3 का होल 6 + 4, तो एक आयन तो ये और 4 क्लोराइड आयन, टोटल नंबर ऑफ आयन्स हमारे पास हो गए 5। और हम थ्योरेटिकल नंबर ऑफ आयन भी 5 है, और जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो भी 5 ही आयन्स मिले। इसका मतलब ये वर्नर्स थ्योरी को सपोर्ट कर रहा है। सेकंड में हम देखते हैं कि 3 क्लोराइड, 3 ही क्लोरीन क्या है, आयोनाइजेबल है। कैसे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है उसके बाहर सिर्फ 3 क्लोरीन है, Cl3, जबकि 1 क्लोरीन अंदर है, मतलब वो नॉन आयोनाइजेबल है, मतलब अनआयनित है। तो 3 क्लोरीन ही बाहर है, तो इसका मतलब 3 क्लोराइड आयन तो ये में बनेंगे और एक बनेगा PTNS3 का होल 5 Cl + 3। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हो गए, 4। थ्योरेटिकल नंबर ऑफ आयन्स भी 4 एंड एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ आयन्स भी 4। थर्ड कॉम्प्लेक्स में हम देखेंगे कि हमारे पास सिर्फ 2 क्लोरीन है, वो आयोनाइजेबल हैं, बाहर हैं, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर की साइड है Cl2, वो आयोनाइजेबल हैं। और अंदर वाले क्लोरीन है वो तो नॉन आयोनाइजेबल है क्योंकि वो सेकेंडरी वैलेंसी को फुलफिल कर रहे हैं। तो इससे हमें अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आयन कितने होंगे, 3 ही। एक आयन तो बनेगा हमारे पास PTNS3 का होल 4 Cl2 + 2, और 2 आयन बनेंगे हमारे पास Cl- के। तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स हो गए हमारे पास 3। तो थ्योरेटिकल नंबर ऑफ आयन भी 3 है, और जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो भी 3 मिले। सेम इसी तरीके से फोर्थ कॉम्प्लेक्स में बात करें तो सिर्फ एक क्लोराइड, एक ही क्लोरीन है, वो आयोनाइजेबल है। इसका मतलब हमें अब हमारे पास कितने आयन्स बन गए, 2 आयन्स। एक बनेगा PTNS3 का होल थ्राइस Cl3 + 1, और एक बनेगा Cl-। तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स हो गए 2, थ्योरेटिकल नंबर्स भी 2 और एक्सपेरिमेंटल नंबर भी 2। और सबसे लास्ट कॉम्प्लेक्स की बात करें
तो इसमें हमारे पास कोई आयोनाइजेबल क्लोरीन नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए? 0। और थ्योरेटिकल भी और एक्सपेरिमेंटली भी ये प्रूव हो गया कि इसमें 0 आयन है। तो इस प्रकार से थ्योरेटिकल नंबर और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ दोनों सेम निकली। तो ये थ्योरी भी वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी की वैलिडिटी को सपोर्ट करती है, ये वाला एक्सपेरिमेंट भी। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी की कुछ कमियाँ, तो ये हम देखेंगे कि वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मतलब चुंबकीय गुणों को, उसके कलर को, उसके प्रकाशीय गुणों को एक्सप्लेन करने में सफल नहीं रही। इसके अलावा सभी एलिमेंट्स, हम जानते हैं कि सभी एलिमेंट्स तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नहीं बनाते हैं। कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, वो क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। तो सब ही क्यों नहीं बनाते, इस चीज़ को भी, इस कारण को भी वर्नर्स थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तीसरा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो बॉन्ड्स के डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती है, दिशीय गुण होते हैं, इनको भी वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी एक्सप्लेन करने में फेल हो गई। फोर्थ है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की या कॉम्प्लेक्स की ये नेचर को भी वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी एक्सप्लेन करने में सफल नहीं रही। तो ये है वर्नर की कोऑर्डिनेशन थ्योरी और उसकी लिमिटेशंस।